हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चले। Thank you so much. So let's start with the chapter. तो अब तक आपने एट्थ में जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े, आपने देखा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो कैसे वे अपना अथॉरिटी इंडिया में स्थापित करने लगे। ईस्ट इंडियन कंपनी आए, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ट्रेडिंग। उनके हमारे इंडिया में जो हैंडक्राफ्ट्स बनते थे, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसको वो लोग एक्सपोर्ट करते थे बाहर की कंट्रीज़ में, राइट। सो दे स्लोली एंड स्लोली, जस्ट बिकॉज फॉर द ट्रेडिंग, वो यहाँ पर आए थे हमारी कंट्री में, एंड दे स्टार्टेड रूलिंग अस एंड दे मेड अस अ स्लेव इन आवर ओन कंट्री। हमें हमारे खुद की कंट्री में उन्होंने हमें स्लेव बना दिया था। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया और इंडिया में ही दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कुछ उन्होंने अच्छी चीज़ें भी करी, जो थोड़ी सी हमारी ऑर्थोडॉक्स जो प्रथाएं थी, बेसिकली कास्ट और वुमेन से रिलेटेड, उन सबको दूर किया। लाइक सती प्रथा, कास्ट में जो डिफरेंसेस होते थे, जो लोअर बैकवर्ड क्लासेस होते थे, उनको जो हक नहीं मिलते थे, उसके लिए उन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया। थोड़े बहुत वुमेन कास्ट रिफॉर्म्स उन्होंने लाए, आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सब उन्होंने किया, लेकिन कुछ चीज़ें थीं विच वर मतलब कि उन्होंने जानबूझ के इंडियंस पर थोपी, विच टर्न्ड एज एन आउटबर्स्ट, जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था 1857 का, राइट। पीजेंट्स जो हो गए, ट्राइब्स हो गए, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स की वजह से। इंडियंस को वो हक नहीं मिलता था अपनी ही कंट्री में जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अथॉरिटी डालते थे, हम पर ही वो राज करते थे, और इंडियंस को ही अपनी कंट्री में कोई हक नहीं मिलता था, नॉट इवन फॉर द एजुकेशन, ना ही किसी भी पॉलिटिकल सोशल आइडियाज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसमें इंडियंस को उनको अपना स्टैंड नहीं मिलता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी जो इंडियंस फेस कर रहे थे, विच इन टर्न आउटबर्स्ट हुआ रिवोल्ट में 1857 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इंडियंस के मन में एक सेंस आया, सेंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ऑल दीज फैक्टर्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो एक डिससेटिस्फैक्शन हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस का। तो इसी के बाद से एक जो अपने देश के प्रति एक नेशनलिज्म जागती है, वो इंडियंस में जाग गई कि ये हमारी कंट्री और ये हमारी कंट्री में हम पर क्यों हक जता रहे हैं। सो दिस वाज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो 1870 से 1947 तक चला, लगभग 70 साल तक चला। सो रिवोल्ट तो 1857 में हुआ था। रिवोल्ट जो होता है वो एक सडन चीज़ होती है कि एक रात में आप थ्रू वायलेंस आप कुछ पाना चाहे, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। रिवोल्ट उसे कहते हैं कि एक रात में ही आपने किसी के ऊपर जैसे अटैक कर दिया, लड़ाई छेड़ दी, जंग छेड़ दिया थ्रू वायलेंस। और मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट क्या होता है कि एक भावना मन में जागना कि हमें अपनी कंट्री को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करना है, उससे हम लोग एक मूवमेंट कहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड मूवमेंट। तो हमारे अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट जागा, नेशनलिज्म मूवमेंट जागा। सो दिस इज़ द हमारे चैप्टर का नाम भी है द नेशनल मूवमेंट। तो इसीलिए अब यहाँ से इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से निकालने का एक भावना जो मन में थी, जो वो चाहते थे, अब सारे इंडियंस एक साथ इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लग गए। तो अब चैप्टर पढ़ते हैं और पैराग्राफ वाइज समझने की कोशिश करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म। The strengthening of a common national identity gave rise to an organized national movement in India.
It was national in character as it represented the aspirations of the Indian people as a whole. People started looking beyond their regional boundaries and thought of India as a single nation and themselves as a part of a nation. With this growing sense of unity came the feeling of nationalism. Let us read about the factors that contributed to the rise of nationalism in India. तो इससे पहले तक आपने देखा होगा जितने भी रिवोल्ट होते थे वो आप अपनी प्रोविंसेस के लिए लोग लड़ते थे कि ये हम जैसे झांसी हो गया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ती थी, लोग प्रोविंसेस के लिए लड़ते थे, अपने राज्यों के लिए लड़ते थे, अपने अपने राज्य को बचाने के लिए. लेकिन दिस वाज द फर्स्ट, पहली बार ऐसा था कि पूरी कंट्री अपने देश को एज अ कंट्री, एज इंडिया, अपने देश को बचाने के लिए, अपने उसको पाने के लिए लड़ रही थी. तो जितनी भी रीजनल बाउंड्रीज थी, जो भी जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, जो रीजनल बाउंड्रीज थी उसको भुलाकर सब एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, इंडिया के लिए लड़ना चाहिए, इंडिया एज अ सिंगल नेशन के लिए लड़ना चाहिए. सो दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. अब पढ़ते हैं डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. जैसे मैंने आपको बताया ही था, बहुत सारे फैक्टर्स थे. आप अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे कितने इश्यूज थे विच हैव बीन द रीज़न फॉर द मास मूवमेंट ऑफ द पीपल. इतने सारे रिवोल्ट, ऐसी जो पॉलिसीज़ लेकर आ गए जिसकी वजह से जो इंडियंस के लिए कुछ हद तक अच्छे भी थे, लेकिन वैसे अगर एज अ होल देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम भी थी. हमारे खुद में जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो एक्सपोर्ट वो कर देते थे बाहर कंट्रीज में, जिससे ब्रिटिशर्स और फॉरेन लोगों को मतलब कि ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते थे. और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी हमारी कंट्री में वो महंगी थी, और वो जो बनाते थे अपने मशीन से जो कपड़े बनाते थे वो इंडिया में सस्ते पड़ते थे, जिसकी वजह से यूजुअली अब जब सस्ते पड़ते थे तो लोग उसी को ख़रीदते थे. तो हमारी जो इंडियन पीजेंट्स थे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी, तो उन्हें बहुत लॉस का सामना करना पड़ा. तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसी के वजह से दिस रिजल्ट लीड टू द मास मूवमेंट. तो ये बहुत सारे रीजंस थे नेशनलिज्म मूवमेंट के लिए. तो 3 मेजर थिंग्स थी जो मेन रिजल्ट थी जो हुई, दैट हैपेंड. सबसे पहला था तो आर्म्स एक्ट. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स एक्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वर्नाकुलर एक्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल के बारे में. सो ये 3 मेजर थिंग्स थी. तो अब हम धीरे धीरे थ्रू पैराग्राफ को पढ़ के इसको समझते हैं. You have read how the British exploited India. All sections of society suffered under the British rule. The peasant has to pay heavy taxes. Peasant को हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे अपने खेतों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए. द आर्टिसन वॉज रूइंड बाय द फॉरेन कॉम्पिटिशन. जैसे अभी मैंने आपको बताया जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में सस्ते बिकते थे. द फैक्ट्री वर्कर रिसीव्ड वेरी लो वेजेस. जो यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर जो इंडियन वर्कर्स थे उनको बहुत कम पैसे मिलते थे. द ब्रिटिश मेड नो अटेम्प्ट टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ब्रिटिशर्स ने कोई मेहनत नहीं करी. हमारे देश में सबसे मेजर जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्क है वो है एग्रीकल्चर. उन्होंने एग्रीकल्चर में सपोर्ट किया और ना ही उन्होंने इंडस्ट्रीज में कुछ हेल्प किया. दे ट्रीटेड इंडिया एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल्स कुड बी ऑब्टेन्ड चीपली एंड एज अ मार्केट विच कुड एब्जॉर्ब ब्रिटिश गुड्स. तो उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक फ़ायदे का जरिया देखा, एज अ रॉ प्रोडक्ट जहाँ से उनको अच्छे अच्छे सामान मिल सकते हैं, उसमें वो काम करेंगे और बाहर अपनी कंट्री में बेच देंगे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड इंडियंस वर लिमिटेड. IAS, हमारी कंट्री में कितने इंटेलिजेंट लोग थे, IAS थे, लॉयर्स थे, लेकिन उनको वो हक नहीं मिलता था जो ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री में मिलता था. Indian was made to pay for the upkeep of British army and also for the wars and to obtain and that Britain fought. तो बहुत सारे जो इंडियंस को ब्रिटिशर्स आर्मी के लिए भी पे करना पड़ता था. मतलब अपनी कंट्री में ब्रिटिशर्स आर्मी के लिए इंडियंस अपने से पैसे जेब खर्च करते थे. तो इतना तो प्रॉब्लम खड़ी करी थी ब्रिटिशर्स ने. The steady drain of Indians' wealth
इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया। पहले तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स इंडिया में आए ट्रेड के वजह से, और उन्होंने हमारी कंट्री को में राज करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इंडिया जहाँ इतना रिच कंट्री था, वहाँ पर इंडिया मतलब कि गरीबी का शिकार हो गया। इंडिया जो जितनी भी वेल्थ थी वो डिक्रीज होने लग गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसे लूटते रहे और इंडिया गरीब हो गया। पॉवर्टी इन इंडिया हो गई, गरीबी छा गई हर जगह। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स वर एन इंडिकेशन ऑफ दिस पॉवर्टी। इतनी प्रॉब्लम्स होती थी पॉवर्टी की वजह से। द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियॉरिटी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश वॉज ऑल्सो डिसलाइक्ड। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जो सबको पता है। हम लोग इतने साल उनके गुलाम रहे हैं। वी लिव्ड इन आवर कंट्री एज अ स्लेव। ये बात भी उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी कि ऐसा क्यों भाई, हमारी कंट्री में क्यों हम पर राज कर रहे हो, अपनी कंट्री में जाओ ना, जहाँ पर है, हमें हमारे तरीके से जीने दो। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्फ अ सुपीरियर रेस एंड द इंडियंस एज बिलोंगिंग टू द इन्फीरियर वन। हमें हमारी कंट्री में हमको नीचा दिखा दिया था। Certain hospitals and park were reserved for Europeans. कुछ जगह were reserved for the Europeans. In trains, some compartments were reserved for the white people and Indians were not allowed to travel in them. All these factors resulted in growing opposition in British rule. ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के मन में इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के प्रति डिसकंटेंट की भावना जागी। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया वॉज यूनिफाइड अंडर ब्रिटिश रूल एज वन यूनिट। The British introduced a uniform system of governance throughout the countries. Laws, at least in theory, were uniformly applied to all. Economic life in India became interlinked after the introduction of modern industries. People from all parts of the country worked in these industries. By working and traveling together, caste, community and regional feelings began to weaken. A feeling of solidarity and togetherness developed. The railway, telegraph and postal system helped people to come in contact with one another. People realized that British rule was responsible for their suffering. This anti-British feeling was the major factor that contributed to the rise of the nationalism. So, जैसे ही आपको पता था ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी मार्केट इंडिया में ले आए थे, एंड इंडियंस के जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, दे यूज्ड टू वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स जिस तरीके से इंडियन पीजेंट्स को के साथ व्यवहार करते थे, नॉट इवन इंडियन पीजेंट्स, जिस तरीके से इंडियंस के साथ व्यवहार करते थे वो बहुत ख़राब था। अब तक बिफोर ब्रिटिशर्स, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, तब तक एक जो यूनिफॉर्मिटी की फीलिंग थी हमारे भारत के लोगों में, भारतीयों में, वो नहीं थी। पहले सब अपने अपने शहर, अपने अपने प्रोविंस के बारे में सोचते थे। एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अपनी कंट्री इंडिया के लिए नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने हम पर हुकूमत करनी शुरू करी, हमको सप्रेस करना चाहा, हमें एज अ स्लेव रखना शुरू किया, तब थ्रू रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, ये सब ज़रिए बने एक दूसरे से कनेक्ट करने में। जो दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे गांव, दूसरे शहर में रहते हैं, वो दोनों अपनी फीलिंग्स बयां करनी शुरू करें, क्योंकि एट द एंड सभी भारतीय थे। जैसे जो दुर्व्यवहार लोगों वो लोग जो बंगाल में रहते थे, वही सेम इंडियंस जो बॉम्बे में रहते थे उनके साथ भी हो रहा था। तो थ्रू टेलीग्राफ, थ्रू टेलीफोन कॉल्स, रेलवे, सब अपनी अपनी जो वो लोग फेस कर रहे थे, वो सब उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। और तभी से एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो थी वो उनके अंदर जागी और राइज हुआ नेशनलिज्म का। नाउ स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ब्रिटिशर्स ने भले ही इंडिया में जो कहने की बात है इतने साल हम पर रूल किया, लेकिन कुछ इन्होंने अच्छी चीज़ भी करी थी। दैट वाज द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन।
हाँ, क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था. वी यूज टू लर्न वेदास एंड संस्कृत, अपनी जो रूट हमारी जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो हम लोग सब पढ़ते थे. लेकिन एक मॉडर्न एजुकेशन जिससे उन्होंने हमें रूबरू करवाया, वो एक पॉजिटिव स्टेप था. ज़रूरी नहीं हर चीज़ नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी थी. तो हम वो पढ़ते हैं. Spread of modern education. The spread of modern education also helped in the rise of nationalistic feeling. The British had introduced modern Western education to prepare some Indians to work at low posts in administration. उन्होंने इंडियंस ब्रिटिशर्स ने ही नो डाउट वेस्टर्न एजुकेशन हमारे कंट्री में लाया. लेकिन यही एक ज़रिया भी बना एक इंडियंस के अंदर नेशनलिस्टिक मूवमेंट, नेशनलिस्टिक फीलिंग आने का. ठीक है. द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू प्रिपेयर सम इंडियंस टू वर्क एट लो पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने बेसिकली इंडियंस को एजुकेट करना शुरू किया ताकि इंडियंस जो है वो लो पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके. The Britishers also believed that Indians were exposed to Western thoughts and ideas and they would become supporters of British rule in India. उनके ये मानना था कि अगर इंडियंस को भी वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ पुश किया जाए, प्रेरणा दी जाए, तो वो भी ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स बन जाएंगे. British expected that since educated Indians would be dependent on them for employment, they would always be loyal to them. उनको लगा कि हम हमेशा उनको पढ़ा लिखा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट. ये उनका मानना था और वो जो इंडियंस हैं उन पर लॉयल रहेंगे. थिंग्स हाउ एवर डिड नॉट टर्न आउट एज द ब्रिटिशर्स हैड एक्सपेक्टेड. लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो उन्होंने सोचा था वो वैसा होगा. इंडियंस हमेशा से ही बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, हर तरह से, एकेडमिक वाइज भी, हर तरीके से. एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज मेड पीपल मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स. इससे ज़्यादा, ये कहते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान मिलने से आपका दिमाग और खुलता है, राइट. सो इससे जानने के बाद पीपल और कॉन्शियस हो गए अपने हक के लिए, राइट्स. अब जब उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तब उन्होंने जाना कि उनके खुद के भी राइट्स हैं. दे वर इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी. अब उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया सो दे वर इम्प्रेस्ड विद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड popularized by the American and French Revolution. जब उन्होंने ये सब पढ़ा तो they were quite impressed by French and American Revolution. They began to criticize the government for suppressing these ideas in India and denying basic human rights for Indians. अब उनको मन में भी जागा कि इंडियंस को भी ये सब बेसिक राइट्स मिलने चाहिए. द इंग्लिश लैंग्वेज एक्टेड एज अ यूनिफाइंग फैक्टर बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different parts of the India speaking different languages could now communicate with one another through a common medium. हमारी जो कंट्री है वो उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस है. इट्स अ सेक्युलर कंट्री, राइट. तो यहाँ पर हर शहर, हर थोड़ी दूर जाके डिफरेंट लैंग्वेज है. तो यूजुअली दो हमारी मातृभाषा हिंदी थी लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट ऑफिशियल, राइट. तो अब इंग्लिश जब उन्होंने, जो एजुकेटेड पीपल थे, उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया, सो इंग्लिश बिकेम अ वेरी कॉमन मीडियम फॉर द पीपल हु वर एजुकेटेड एंड दे हैड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. सो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन इंग्लिश एंड दे स्टार्टेड making the ideas for nationalist movement. मतलब they started a certain movement against Britishers while they were studying in the Western schools and they were gaining. The Britishers had introduced modern Western education to prepare some Indians to work at low post. अब ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हम इंडियंस को पढ़ाएंगे तो हम उनको लो लेवल पोस्ट में उनसे काम करवा सकते हैं. लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि
इंडियंस हमेशा से ही दे वर वेरी गुड इन एकेडमिक्स सेक्टर, और अगर उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा सो दे विल डू मिरेकल्स। तो उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम अगर इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो वो उनके सपोर्टर बन जाएंगे, और वो जो कहेंगे वो उनके साथ लॉयल रहेंगे, दे गोना बी लॉयल टू देम, और हमारे ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट रहेंगे और हमारे साथ हमेशा वफादार रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इंडियंस और बहुत आगे का सोचते हैं। एंड ये तो सही बात है कि जब इंसान को एजुकेशन मिलती है, अच्छे शिक्षित होते हैं सॉरी, तो उनका जो माइंड होता है वो और खुल जाता है, इट बिकेम वाइड। तो अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जो एजुकेटेड पीपल थे उनके अंदर भी एक आइडिया फॉर देयर राइट्स जागा। वो लोग बहुत इम्प्रेस थे फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी से, और दे वर क्वाइट फैसिनेटेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना हम अपने कंट्री में भी ये सब राइट्स दें। तो पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदी वॉज नॉट आर ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो हर डिफरेंट आप जब भी जाते थे स्टेट में, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। कुछ गुजराती बोलते थे, कुछ तमिल बोलते थे, कुछ तेलुगु बोलते थे, कुछ बंगाली बोलते थे, तो कुछ उर्दू बोलते थे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती थी। लेकिन जब एजुकेशन शुरू हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन से वो लोग रूबरू हुए, तो इंग्लिश बिकेम अ वेरी कॉमन फैक्टर फॉर देम टू डिस्कस अबाउट द नेशनल मूवमेंट। दे ऑल्सो दे ऑल्सो बिलीव इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फॉर देयर ओन कंट्री। पहले जहाँ पर वो लोग अपने अपने प्रोविंसेस, अपने अपने शहर के बारे में सोचते थे, नाउ द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस इवॉल्व्ड इन देम हार्ट्स ऑल्सो। तो अब उन्होंने अपने कंट्री, अपनी भारत के लिए सोचना शुरू कर दिया।